अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे वो बेसिकली एक्सटेंशन है आपके पास बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर का, और जो स्पेसिफिकली एक्सटेंशन है आपके पास फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस का। फोटोसाइंथेसिस को हमने फर्दर डिस्क्राइब किया था, बहुत हमने अच्छी तरह पढ़ा था कि फोटोसाइंथेसिस होता क्या है। फिर हमने उसमें रोल पढ़े थे कि हमारे पास विजिबल लाइट का क्या रोल होता है। बेसिकली वो होता है एक्साइटेशन एज वेल एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड जो है कैरोटीनॉइड्स, जो हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, उनका रोल पड़ा था। अब जो है हमने थोड़ा और जो है डीप में जाना है, हमने जो है वेवलेंथ्स का रिलेशन पढ़ना है। और यूजुअली हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ फोटो सिस्टम के हमारे पास जो क्लस्टर्स, मैंने आपको बताया कि क्लस्टर्स ऑफ क्लोरोफिल या फिर क्लस्टर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हमारे पास ग्रेना में एग्जिस्ट करते हैं, जो हम फोटो सिस्टम कहते हैं, कि उनकी अरेंजमेंट के सेंस में हुई हुई है। और फिर नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ देखेंगे वो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, और वाटर का रोल, मैं ये कहेंगे कि हमारे पास वाटर का क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस सबसे पहले मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लर्निंग आउटकम्स बता देती हूँ कि इधर आप ये लेक्चर जब अटेंड करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या समझ आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम को। फिर हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वाटर। ये आपके पास जो है लाइकली टर्म्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ फोटो सिस्टम्स के, हमारे पास जो क्लस्टर्स हैं, जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्लस्टर्स हैं, वो कैसे अरेंज हैं। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, और रोल ऑफ H2O इन द फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिस्कस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है। जो हमने बोला स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास जो है क्या मेजर करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स को मेजर करता है, और जो है किस तरह मेजर करता है, वो जो है हमारे पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में मेजर करता है कि किस तरह डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती हैं हमारे पास जो है डिफरेंट फोटो सिस्टम्स पे, या डिफरेंट हमारे पास पिगमेंट में, जो कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें हमारे पास जो नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ के बारे में बात की जाती है कि हमारे पास जो कितनी वेवलेंथ कौन से स्पेसिफिक जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से एब्जॉर्ब होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास जो है नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास ज़्यादा मैं एप्रीहेंसिवली बता रही हूँ या आपको ज़्यादा कंप्रीहेंसिवली बताती हूँ कि हमारे पास जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से एब्जॉर्ब ज़्यादा होते हैं और कौन से कम होते हैं। अगर बात की जाए हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड बी की, तो ये ज़्यादातर हमारे पास वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ, यानी वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ मतलब 413 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसकी एब्जॉर्प्शन में हमारे पास वो ज़्यादा हमारे पास क्या करती है, हमारे पास ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। फिर हमारे पास रेड लाइट आ गई। रेड लाइट हमारे पास जो है वो भी हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी से ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जैसे 617 नैनोमीटर। और जो हमारे पास जो ग्रीन कलर है जो 550 नैनोमीटर है, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट एब्जॉर्बेंट है, इस वजह से ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और आपके पास जो लीव्स हैं वो ज़्यादातर आपको ग्रीन इस वजह से ही नज़र आते हैं कि जो आपके पास 550 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, जो कि आपके स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे देखें ग्रीन रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो आपके पास लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होती है।
खैर ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है इंडिविजुअली मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ पीक्स नज़र आ रहे हैं, मतलब आपको एक हाइट रीजन्स नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, और ये जो आपको डार्क रीजन ग्रीन रीजन दिखाई जा रही है ना, वो आपके पास क्लोरोफिल बी है, और जो लाइट रीजन दिखाई लाइट ग्रीन वो आपके पास क्लोरोफिल ए है, और जो आपके पास कैरोटीनॉइड्स का रीजन है वो आपके पास थोड़ा ब्राउन दिखाई जा रहा है। तो अगर हम देखें कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब करता है, वो स्पेसिफिकली एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए, और हमारे पास स्पेसिफिकली जो एब्जॉर्ब करता है वो हमारे पास होती है 680 से 700 नैनोमीटर्स तक, और अगर क्लोरोफिल की बी की बात करें तो वो 450 नैनोमीटर के अकॉर्ड आसपास, और हमारे पास 635 या फिर हम कह सकते हैं 675 स्पेसिफिकली 675 की जो रीजन है, या हमारे पास 665 का जो रीजन है, उसमें जो है अपनी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करता है, उस वेवलेंथ को ज़्यादा मैक्सिममली अब्जॉर्ब करता है, जो कि हमारे पास थोड़ा रेड रीजन पे आ रहा है, रेड ऑरेंज रीजन आ रहा है, और जबकि हम लोग यहाँ पे जो पीक की बात कर रहे हैं वो ब्लू वॉयलेट रीजन आ रहा है क्लोरोफिल ए में। खैर आपको पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिकली वेवलेंथ है, डिफरेंट वेवलेंथ बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और हमने बात की कि हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है और बी है वो हमारे पास ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन वॉयलेट ब्लू रीजन और रेड लाइट रीजन में शो करते हैं, जैसे जबकि हमारे पास 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर, और जो ग्रीन कलर है वो आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से लीस्ट एब्जॉर्ब्ड होता है, यानी जिसकी जो वेवलेंथ हमारे पास 550 नैनोमीटर के अकॉर्डिंग होती है। और फिर हमने जो है बात डिस्कस की कि क्लोरोफिल ए और बी हमारे पास मैक्सिमम जो है, अगर हमने ये बात तो कर ली ना ग्रीन और रेड, अगर हम स्पेसिफिकली बात की जाए कि हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्या करता है, या मैक्सिमम एनर्जी कब एब्जॉर्ब करता है, जब उसके पास कौन सी लाइट होती है बिटवीन 680 टू 700 नैनोमीटर। और अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 450, और हमारे पास से लेकर या 675 के रीजन पे आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन देता है। तो खैर ये आपके पास आ गया। अब जो हमने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो हमारे पास है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम देखें आप, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, आपको कुछ ग्राफ नज़र आ रहे हैं, आप बेशक से अपनी बुक से चेक कर लें। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ वेवलेंथ यूजुअली मेजर करता है कि एक वेवलेंथ किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमारे पास रेट करते हैं। अगर इसका जो ग्राफ बनाया जाता है वो एक साइड पे आपके पास वेवलेंथ इन नैनोमीटर ली जाती है, और दूसरी साइड पे अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके पास होता है। अब आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजन जो है लिबरेट होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है आपके पास दिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके पास एब्जॉर्ब हुई, ये हमने बात कर ली, ठीक है। और जो हमारे पास जो लिबरेट होती है वो हमारे पास होती है हमारे पास ऑक्सीजन। अब इन दोनों को स्टडी करके ही आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, रेट स्टडी कर सकते हैं कि जितनी आपके पास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और जितनी आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपके पास जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ ग्राफ में देखें, यहाँ पे आपके पास रेड वॉयलेट रीजन में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और यहाँ पे अगर मिनिमम की बात की जाए तो आपके पास 700 नैनोमीटर से ऑनवर्ड, और यहाँ पे जो येलो ग्रीन रीजन है उसमें आपके पास कम एक्शन स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, यानी आपके पास इस रीजन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होता है। और आपको कहाँ पे नज़र आता है मैक्सिमम, यहाँ पे आपको 670, यानी आपके पास रेड ऑरेंज रीजन पे आपके पास जो है ज़्यादा जो है एक्शन स्पेक्ट्रम नज़र आता है, यानी हमारे पास इस रीजन पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो मैक्सिमम होता है, या आपके पास ज़्यादा होता है, आपके पास जो ऑक्सीजन ज़्यादा बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पास बेसिकली एक्शन स्पेक्ट्रम को बताया। मैंने आपको बताया कि इनको कैसे मेजर किया, आपको जो है प्लांट्स को रखा गया डिफरेंट वेवलेंथ में, डिफरेंट फॉर एग्जांपल एक मतलब बल्ब लगा दिया जो कि रेड कलर का था और उसमें रख दिया, फिर देखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे हुई, फिर उसको फिर आपने एक और बल्ब लिया उसमें लगा दिया, ग्रीन कलर का बल्ब लगा दिया और उस पर फोटोसिंथेसिस चेक की, तो आपने देखी हाँ इसमें तो डिफरेंट है, हर किसी में डिफरेंट नज़र आई। उसके बेसिस पे हमने ये पूरा एक्शन स्पेक्ट्रम बना लिया।
खैर ये आपके पास एक्सएम स्पेक्ट्रम की बात आ गई। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ फोटो पिगमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अगर मैं आपको बताऊं कि जो फोटो साइंटिफिक पिगमेंट्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं, हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर क्लस्टर्स की बात करें उन क्लस्टर्स को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। ये मैं आपको पहले बात बता चुकी हूँ। अब फोटो सिस्टम हमारे पास होते क्या हैं और फोटो सिस्टम हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होते हैं। फोटो सिस्टम्स हमारे पास क्लस्टर्स होते हैं फोटो साइंटिफिक पिगमेंट्स के, और अगर इसके हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें कि हमारे पास जो है ये किस किस किस्म के होते हैं, हमारे पास दो किस्म की फोटो सिस्टम हमने यूजुअली डिस्क्राइब किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी डिस्कवरी पे बेसिस पे भी, और हमने इस बेसिस पे भी डिस्क्राइब किया कि वो कौन सी स्पेसिफिक जो है एब्जॉर्प्शन को, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास फोटो सिस्टम कौन से दो किस्म के होते हैं। सही है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो फोटो सिस्टम 1 हमारे पास जो है जो उसका नाम है, एक और नाम है, वो आपके पास है P700, और जो फोटो सिस्टम 2 है आपके पास है वो P680 है, क्योंकि इनका नाम जो है आपके पास किस के बेसिस पे दिया गया है, आपको ये नाम उनकी जो है वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे। ये जो फोटो सिस्टम 1 है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और फोटो सिस्टम 2 आपके पास P680 वेवलेंथ को वह कहता है। ये आपके पास अरेंजमेंट की बेसिस पे नहीं है, ये आपके पास डिस्कवरी की बेसिस पे, यानी पहले आपके पास फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ, फिर फोटो सिस्टम नंबर 2 डिस्कस हुआ। अगर हम बात करें इंडिविजुअल फोटो सिस्टम की कि फोटो सिस्टम के कंपोनेंट क्या होते हैं, हमारे पास फोटो सिस्टम में हमारे पास एक होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और जो हमारे पास दूसरी चीज होती है वो हमारे पास होती है, ठीक है। अगर हम जो एंटीना कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये इस किस तरह बना होता है, ये हमारे पास होता है, इसमें क्लोरोफिल होती है, यूजुअली क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए, बी और एक्सेसरी पिगमेंट्स इसमें होते हैं। ये क्या करते हैं कि एंटीना की तरह काम करते हैं, जो सारी सोलर लाइट है या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एंटीना की तरह ट्रांसफर कर देते हैं। जिस तरह आपके जो छत पे एंटीना होता है वो आपके पास क्या करते हैं, वेव्स को जो है जो नहीं है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उन वेव्स को आपके जो नहीं है क्या कहते हैं टीवी के सिग्नल्स की तरफ सेंड कर देता है। तो आपके पास क्या कहते हैं यूजुअली कलेक्शन का काम करता है वो एंटीना। इसी तरह जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और एक्सेसरी पिगमेंट्स शामिल होते हैं, वो आपके पास जो ज़्यादातर फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है, या फिर उनके कह सकते हैं उनकी जो है इलेक्ट्रॉन्स है, उनको जो है अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट करता है और उन सब एनर्जी को किसकी तरफ ट्रांसफर कर देता है, रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर बेसिकली इसके नाम से आपको पता है यहाँ पे जो है बेसिक रिएक्शन होता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए, इसमें हमारे पास यूजुअली 1 या 2 हमारे पास क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है आपके पास। क्लोरोफिल ए होता है, आपके पास होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और इसके अलावा आपके पास इसमें होता है, खैर अब होता क्या है, ये जो है हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आता है ये उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ दे देती है, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको इंटर्न आपके पास किस चीज़ों की तरफ दे देता है, आपको इंटर्न चीज़ दे देता है आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है इस प्रोसेस में हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर उस इलेक्ट्रॉन को पास करते करते जाते हैं, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है तो उसकी जो एनर्जी कम होती जाती है, और जो एनर्जी जैसे कम होती जाती है उसकी डी एक्साइटेशन होती जाती है, तो आपके पास एटीपी जनरेट होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोसिस के जरिए आपके पास जो है एटीपी जनरेट होता है। अगर हम लोग बात की जाए कि जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर साइक्लिक वे में काम करते हैं या फिर हमारे पास नॉन साइक्लिक वे में काम करते हैं, यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साथ होते हैं, आपके पास उसके पार्ट नहीं होते हैं, आपके पास जो है फोटो सिस्टम के पार्ट नहीं होते, उसके अब बाहर एक जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। खैर आपके पास वो हम जब फर्दर डिस्कस करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक
फोटोफॉस्फोरिलेशन तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे और वो किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं वो एटीपी जनरेट करते हैं केमी ऑस्मोसिस के जरिए। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करें इन्हीं सिस्टम पे, हमारे पास बेसिकली दो किस्म की फॉस्फोरिलेशन होती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। अगर हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमारे पास जनरेट होता है NADPH और ATP, सही है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आपके पास लिबरेट होता है। अगर हम बात करें जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है वो यूजुअली कम होती है और रेयर होती है और सिर्फ आपके पास ATP जनरेट होती है। वो भी तब होती है जब आपकी बॉडी को या आपके सेल को, जो प्लांट के सेल को ATP की जरूरत हो इन द कैलोविन साइकिल। खैर ये आपके पास हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है। हम कहते हैं ना कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड लेने के में भी प्लांट का फायदा होता है। अब अगर हम बात करें तो कहाँ से आते हैं, यूजुअली हमारे पास जो प्लांट्स जो हमारे पास ऑन द सरफेस होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इनके जो है गार्ड सेल्स में वाटर के साथ रिएक्ट करती है और आपको कार्बोनिक एसिड देती है। क्या देती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड का ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। सही है, आपको कार्बोनिक एसिड देती है और कार्बोनिक एसिड आपके पास किस लिए इस्तेमाल होता है, कार्बोनिक एसिड आपको जो नहीं है जब वापस सनलाइट इस पे गिरती है इस कार्बोनिक एसिड पे गार्ड सेल्स में, जो कि हमारे पास लीफ में होते हैं, गार्ड सेल्स में जब गिरती है वो हमारे पास इसको वापस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दी। लेकिन यूजुअली कुछ प्लांट्स में डायरेक्ट भी बगैर डिजोल्व किए भी आपके पास बगैर कार्बोनिक एसिड बनाए भी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होती है तो आपके पास जो है प्लांट की बॉडी वाटर की ज़रूरत होती है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है किसके साथ, हमारे पास वाटर के साथ, जो कि हमारे पास मेसोफिल सेल्स में गार्ड सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास ये फॉर्म करते हैं। अब जो है हमारे पास अगर एक्वेटिक प्लांट्स की बात की जाए, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स जो है ये जैसे कि एल्गी वगैरह वो हमारे पास क्या करते हैं, वो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो भी उनकी जो है समंदर के पानी में डिजोल्व होती है और उसके जरिए अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हमारे पास क्या अंडरगो करती है, हमारे पास रिडक्शन अंडरगो करती है, रिडक्शन होती है इसकी, ठीक है, ठीक है, इसकी रिडक्शन होती है और ये हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे देते हैं। यानी जो हमारे पास मेजर एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसका कार्बन हमें ज़रूरी है वो कार्बन आपको बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से ही आता है। खैर ये आपके पास आ गया रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्लांट्स में कैसे आती है, एटमॉस्फेरिक आ जाती है या फिर आप उसको कार्बोनिक एसिड की सूरत में भी हमारी बॉडी में प्लांट्स की बॉडी में एग्जिस्ट करती है और जो है जो सनलाइट के ज़रिए टूट के वापस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्री फॉर्म में दे देती है। और अगर हम बात करें एल्गी वगैरह की, वो लोग भी जो है डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जो सी वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है और हमारे पास जो है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। और अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास किस लिए इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है वो देते हैं और जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करनी है, रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अब जो है आप फोटोसिंथेसिस का अगर हम रोल बात की करें कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, में होता क्या है और इसमें वाटर का क्या काम है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ वाटर का तो फॉर्मूला सबको ही आता होगा, H2O। मतलब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें ये एक हाइड्रोक्सिलाइन और हमारे पास प्रोटॉन से बनी होती है, ठीक है। जैसे ही लाइट सबसे इनिशियल स्टेप में लाइट जो है इस पे फॉल करती है, ठीक, आपके पास फॉल करके आपके पास हाइड्रोजन आयंस देती है और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन होते हैं वो आपके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं यानी ल्यूमेन के अंदर, और वो आपके पास NADP को
रिड्यूस करते हैं, किस में करते हैं, रिड्यूस करते हैं आपको NADP को NADPH में रिड्यूस करते हैं इनके। और अगर OH की बात की जाए वो डिफरेंट OH के साथ रिएक्ट करती है और आपको क्या देती है, वाटर। अगर इसका रिएक्शन बताएं, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, 4 हाइड्रोजन आइंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 OH। ठीक है, आपके पास जो है OH है वो बेसिकली वापस वाटर फॉर्म करता है और आपके पास क्या करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है। अब हमें कैसे पता चला कि ये ऑक्सीजन जो हमारे पास लिबरेट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारे पास लिबरेट हो रहा है वो स्पेसिफिकली वाटर का ही ऑक्सीजन है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऑक्सीजन होता है कि आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ऑक्सीजन में ओ है। तो इसको जो है डिस्कस करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आया नील ने क्या देखा, उसने जो है एक आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया। ठीक है, उसने आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया और उसने जो है क्या किया, उसने जो है जिसको हमने ऑक्सीजन को नाम दिया, हमने दिया O18 का आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फर्स्ट इनकॉर्पोरेट किया और फिर उसको वाटर के साथ इनकॉर्पोरेट किया। जैसे उसने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इनकॉर्पोरेट किया और देखा कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई प्लांट ने जो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन लिबरेट की, वो हमारे पास कैसी ऑक्सीजन है, वो हमारे पास आइसोटोपिक नहीं है। हालांकि हमने ऑक्सीजन तो डाली थी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, अगर उसकी ऑक्सीजन होती तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास जो ऑक्सीजन होती वो आइसोटोपिक की होती। लेकिन जब उसने वाटर में जो है इनकॉर्पोरेट की ये ऑक्सीजन, आइसोटोपिक ऑक्सीजन उसके अंदर डाली या फिर उसका कंपोनेंट बनाया, तब उसने देखा जो ऑक्सीजन आपके पास लिबरेट हुई है वो आइसोटोपिक है। अगर मैं आपको इसको रिएक्शन की सूरत में बताऊं तो आप जरूर ये रिएक्शन देखें। अब हम देखेंगे कि कैसे, मतलब जब उसने इनकॉर्पोरेट की तो कैसे हमारे पास रिएक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल इधर इसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और इसको लेबल कर दिया आइसोटोप इसके साथ, और 18 देखें यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ मैंने लिख दिया। अब इसके साथ इसने रिएक्ट किया वाटर को। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, उसने रिएक्ट किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, आपके पास C6H12 जो O6 है वो आपके पास शुगर में एग्जिस्ट हुई, लेकिन जो ऑक्सीजन आपके पास लिबरेट हुई उसमें आपके पास आइसोटोप नहीं आया। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन हुई ये आइसोटोपिक नहीं हुई, बल्कि जब ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन है वो आपके पास जो है आइसोटोपिक हुई। अब जो आगे हम डिस्कस किया, उसने जो है देखा अब इसमें नहीं होती तो उसने वाटर में इनकॉर्पोरेट करके देखा कि कहीं ये वाटर की तो ऑक्सीजन नहीं है जो हमारे पास इनकॉर्पोरेट होती है या फिर जो हमारे पास लिबरेट होती है। तो इसने जो है वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को आइसोटोपिक किया, यानी लेबल किया। ठीक है, और ऑक्सीजन 18 से लेबल किया, उसने देखा C6H12O6, जो हमारे पास ग्लूकोज है वो तो आइसोटोपिक नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे पास निकली है वो हमारे पास क्या है, आइसोटोपिक है। ठीक है, और इससे उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो होती है वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल से ही लिबरेट होती है, और आपको पता है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया, अरेंजमेंट ऑफ फोटो सिस्टम्स इन फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हमने बताया कि उनको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस जो जिस लाइट पे वो अपना मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 780 नैनोमीटर को हमने फोटो सिस्टम नंबर 700 नैनोमीटर वाले को हमने फोटो सिस्टम नंबर 1 का नाम दिया, और फोटो सिस्टम नंबर 2 को हमने 680 नैनोमीटर का जो ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन करती थी 80 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, तो उसको हम P680 का नाम दिया। ठीक है, फिर हमने जो है फर्दर आगे गए, हमने जो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास रोल क्या है फोटो साइंथेसिस के प्रोसेस में। फिर हमने जो है ऑक्सीजन या फिर हमारे पास वाटर के जो है रोल पढ़ा कि हमारे पास किस तरह हमारे पास वाटर का रोल है, और स्पेसिफिकली उसमें बताया कि हमारे पास जो ऑक्सीजन जो बनती है वो हमारे पास जो है कहाँ से आती है, वो आपके पास यही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर की लिबरेशन से आपके पास यूजुअली आती है। ये आपके पास बेसिकली मैंने रिएक्शंस भी कर दिए। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। घर में डिस्कस करें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, घर में सबके साथ डिस्कस करें, और जो है इस चैप्टर को पढ़ें। वही बात जो केमिस्ट्री की बुक खोलें और पहले केमिस्ट्री की बुक को सही तरह पढ़ें, फिर इसके बाद ये चैप्टर पढ़ें, क्योंकि चैप्टर इतना आसान नहीं है या मुश्किल चैप्टर है, उसमें स्पेसिफिकली रिएक्शन है
और जो है रिएक्शंस आपको जो है फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि ये इजी रिएक्शंस हैं आपके पास इन टर्म्स। अगर आप दूसरे ले केमिस्ट्री के आम रिएक्शंस को देखें तो खैर ये आप इसकी प्रैक्टिस करें। इनमें आगे हमारे पास साइकिल्स वगैरह आएंगी, उनकी भी आपके लिए प्रैक्टिस लाजमी है। विदाउट प्रैक्टिस आप उन साइकिल्स को नहीं बना सकते। और जो है ये करेंगे, सब कुछ पढ़ें। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एटीपी कैसे जनरेट होती है, वो बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। अगले लेक्चर को हो सके तो रीडिंग कर लें एक दफ़ा, ताकि आपको कुछ समझ ना आए तो आप उसको हाईलाइट करें। और जो है अगले लेक्चर में हो सकता है आपके उन सारे सवालों के जवाब हो। खैर, इस लेक्चर को बार बार देखें, रिवाइज करें, क्विक क्विज़ेस अटैम्प्ट करें, शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। और जो है हमारे पास क्या है, पास्ट पेपर्स को कंसिडर करें अगर आपकी एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस नहीं हैं तो। खैर, ये सब आप करें। फॉर द नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।